नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस धमाकेदार और एनर्जेटिक सेशन में अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है मानव श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन लैब असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं, तो उसकी अगली कड़ी में आज अपन ये जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का मानव श्वसन तंत्र उसको शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने काफी सारे चैप्टर कर लिए, जैसे कि कोशिका और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वाला जो पहला चैप्टर है, उसके बाद कोशिका विभाजन, उसके बाद जैव अणु जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, वो सारे टॉपिक हमने एक एक करके कवर किए। उसके बाद हमने मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी अपन ने कंप्लीट कर दिया। आज हम अगला जो चैप्टर है मनुष्य का श्वसन तंत्र, उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंदर लगभग आपकी 2 या 3 क्लासें आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी क्लासें आएगी। मेरा जो मकसद रहेगा इसके अंदर कोई भी ऐसा कंसेप्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट पीछे न छूटे जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो और ये भी आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये चैप्टर हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये आप बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप ईमानदारी से, मैं कह रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से इस क्लास को लेते हैं तो ये चैप्टर समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बात इतनी सी है, आप क्लास में टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात तो यही है क्लास में टिक पाना, क्योंकि ये कॉमेडी वीडियो है नहीं, है ना। तो कॉमेडी वीडियो नहीं है तो इसके अंदर मन लगाना हर एक की बस की बात नहीं है। जो विद्यार्थी जिसको ये सोच के बैठेगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे कंसेप्ट सीखना है, यही कंसेप्ट एग्जाम में आने वाला है, तो वो तो क्लास को पूरी ले पाएगा। बाकी हर एक व्यक्ति जो है वो एक एक 1.5 घंटे थोड़ी टिक पाते हैं, और जो टिक पाते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं, सीधी सी बात है। कोई इसमें ऐसी और स्मार्ट चीज़ें नहीं होती है जिनका सिलेक्शन होता है। बस इतनी सी चीज़ का फर्क होता है कि कुछ विद्यार्थी तो ये क्लास पूरी देख लेंगे और कुछ विद्यार्थी 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद रीलों पे चले जाएंगे, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, है ना। ये एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं, ये कंसेप्ट बनाती है, इसमें जोर लगता है। क्लास देखने के अंदर इंटरेस्ट आएगा केवल तभी जब आप दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा, है ना। मैं भी अच्छा कर रहा हूँ तो आपको भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये बातें चलो हो गई तो होगी। अपन स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र को। आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस करने वाले, आज की क्लास में अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन 2 वर्ड है, वो उन दोनों वर्ड्स के बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या होता है ब्रीथिंग और क्या होता है रेस्पिरेशन। सबसे पहले अपना टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद में मैं आपको एक जहां से सवाल बनते हैं, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में सवाल बनने के मेरे को जो चांसेस लगते हैं, वो एक टेबल में आपको बनवाऊंगा। वो टेबल किसकी होगी? टेबल होगी कि विभिन्न जो जीव है, इस धरती पर बहुत सारे जीव रहते हैं, तो उन जीवों के अंदर जो श्वसनीय संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात करूं, या तुम भी मनुष्य हो, तो हमारी अगर मैं बात करूं तो अपन के अंदर श्वसनीय संरचना क्या होती है? लंग्स, फेफड़े होते हैं। तो उसी प्रकार धरती पर बहुत सारे जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर क्या क्या श्वसनीय संरचना होती है वो अपन एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, और उससे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, तो वो अपन पहले क्लियर कर लेंगे। फिर अपन इस क्लास के अंदर देखेंगे कि जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसकी संरचना क्या है, उसके कौन कौन से भाग हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर आपने पाचन तंत्र अगर मेरे साथ पढ़ा है तो बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा मेरा पढ़ने का। जैसे मैंने पाचन तंत्र का जो आहार नाल और उसकी संरचना बताई, कि मैंने कहा जो भाई पाचन तंत्र है इसके अंदर होती है आहार नाल, यानी जहां पे पाचन होता है, तो उसके अंदर मुख, मुगुआ, ग्रसनी, ग्रशिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये मैंने आपको 7 स्टेप बताई, और फिर एक एक स्टेप के बारे में बता दिया कि ये इसका काम है, ये इसकी संरचना है। ठीक उसी प्रकार अपन श्वसन तंत्र को भी पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासागुआ, ग्रसनी जो भी है ये इसके भाग हो जाएंगे, और ये इनके काम है। ये पहले अपन डायग्राम से बढ़िया तरीके से लेबलिंग करके अच्छे से आपको बताएंगे, और फिर उसके एक एक जो कार्य है, उसकी संरचना है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया होगा अपना जो है किस प्रकार से चीजें रहने वाली आज की क्लास में। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्या देखेंगे कि एक तो जो सवातन है, ब्रीदिंग है, उसका क्रियाविधि क्या है ना, मैकेनिज्म अपन देखेंगे कि अंत्य श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उच्च वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है ना, उसकी पूरी मैकेनिज्म अपन देखेंगे। और एक चीज हमें देखनी है, गैसों का परिवहन, है ना, गैसों का परिवहन, वो एक अच्छा टॉपिक है, उसको अपन देखेंगे। और उसके बाद में अपन एक देखेंगे इसके अंदर क्षमताएं और आयतन, है ना। दूसरा जो सबसे ज्यादा मेरे को चांसेस लगते हैं सवाल बनने के, पहला तो आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से, यानी कि श्वसनीय संरचना कौन से जीव में कौन सी होती है, और दूसरा सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके आयतन और क्षमताएं, वहां से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो वो अपन देखेंगे। और एट लास्ट इसमें अपन देख लेंगे कि श्वसन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। बस इतना सा ही फंडा है, इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा। ये टॉपिक आप अपन को श्वसन तंत्र में पढ़ने हैं और यही है ना। आज अपन स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ईमानदारी से क्लास को देखना, मैं फिर कह रहा हूँ ईमानदारी से क्लास को देखना, आपको समझ में आएगी, है ना। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट में इतने अच्छे तरीके से इसको वो क्या कहते हैं सजा के लाया हूं कि आपको सीधा सिर्फ अंदर ही डालना है ना। बाकी कुछ भी माता बच्ची नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मानव श्वसन तंत्र। उससे पहले मैं आपको दो शब्द लिखता हूं। एक शब्द होता है ब्रीदिंग और एक शब्द होता है रेस्पिरेशन। हिंदी में मैं बात करूं तो ब्रीदिंग को कहते हैं संवातन। क्या कहते हैं? संवातन। और रेस्पिरेशन को कहते हैं श्वसन। अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है। हालांकि आप में से मैक्सिमम बच्चों को अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अपन शुरुआत से चल रहे हैं। कुछ को अगर लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है तो ये गलतफहमी है। नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग होता है संवातन, जिसका मतलब होता है कि जो वायु, जो हवा अपन अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी कि सब सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो फेफड़ों और वातावरण के बीच जो वायु का आदान प्रदान होता है, यानी कि आपने अंदर जो हवा ली और उसके बाद बाहर जो हवा छोड़ी, वो आता है ब्रीदिंग में। यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया होती है ब्रीदिंग की। तो सर श्वसन में क्या होता है? श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। श्वसन के अंदर क्या होता है, अपन के अंदर जो कोशिका के स्तर पर, कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ सर? जो हमने सांस के अंदर ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे हमें एटीपी मिलती है। एटीपी मींस ऊर्जा मिलती है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आएगा? अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि नॉर्मल जो इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस होते हैं वो ब्रीदिंग में आते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है। ये कोशिका के स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उससे ऊर्जा मिलती है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन ये होगा कैसे? ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए ही होगा। इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता ही होगी। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगी और उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी और साथ में CO2 निकलेगी। समझ में आया? आ जाएगा। ब्रीदिंग क्या होती है? नॉर्मल प्रक्रिया ब्रीदिंग क्या है? फेफड़ों और वातावरण के बीच, वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर, आपके आसपास जो हवा है, फेफड़ों और वातावरण के बीच होने वाली गैस विनिमय प्रक्रिया। ये चीजें आपकी कंसेप्ट बनाने के लिए एग्जाम में शायद ही पूछे, है ना। बीच होने वाली गैस विनिमय प्रक्रिया वो तो होती है ब्रीदिंग। यानी कि नॉर्मल जो इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस होता है, इनहेल और एक्सहेल जो आप करते हैं, है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? कोशिकीय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया। कोशिकीय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए ग्लूकोज का विखंडन करना वह ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा यानी एटीपी। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है? नॉर्मल जो फेफड़े और वातावरण के बीच जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन कोशिकीय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए ग्लूकोज टूटती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो होता है रेस्पिरेशन। एक चीज अंतर और समझिए कि जो ब्रीदिंग होती है इसमें एटीपी खर्च होती है। इसमें क्या होती है? एटीपी खर्च होती है, जबकि इसमें क्या होता है? एटीपी का उत्पादन होता है। ये दो अलग अलग पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ब्रीदिंग के अंदर संवातन की प्रक्रिया में अपन को एटीपी लगानी पड़ती है, जबकि यहां पे एटीपी का उत्पादन होता है।
तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि जो अपन सांस लेते छोड़ते हैं ना, इसमें अपन को खुद वो एटीपी खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जो एक्चुअल श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन, उसमें एटीपी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये मुख्य जो डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, वो हमें समझना था। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर जो मुख्य अंतर है, ये हमें सबसे पहले क्लियर करना होता है चैप्टर को पढ़ने से पहले। ये बात क्लियर है? ठीक, अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो है ना, ये फेफड़े और वातावरण के बीच जो गैस विनिमय प्रक्रिया, इसको कहते हैं ब्रीदिंग को। इसका दूसरा नाम है वेंटिलेशन। क्या नाम है? वेंटिलेशन। आपने सुना होगा कि ये वो तो वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ है ना, तो ये इसको ब्रीदिंग को कहते हैं वेंटिलेशन। तो एक चीज आपने सुनी होगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये टर्म आ जाती है कभी कभी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये क्या होता है? पल्मोनरी कहीं पे शब्द दिखे, वो समझ लो लंग्स से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है ना। ये बायोलॉजिकल टर्म्स होती है। जहां पे भी आपको पल्मोनरी शब्द दिखे, वो किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है? ये फेफड़े और वातावरण के बीच जो गैस विनिमय प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। लिख लोगे आप? तुम तो कुछ नहीं लिखोगे, मेरे को लिखना पड़ेगा। फेफड़ों और वातावरण के बीच जो गैस विनिमय प्रक्रिया होती है, गैस विनिमय प्रक्रिया होती है, उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। और एक शब्द आता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिख लो एल्वियोलर। एल्वियोलर की स्पेलिंग शायद गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, चलोगी। एल्वियोलर वेंटिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों फुफ्फुसीय संवातन। फुफ्फुसीय संवातन। और इसको कहते हैं कुप्पीकीय संवातन। इसको क्या कहते हैं? कुप्पीकीय संवातन। पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है? कुप्पिका और जो रक्त होता है, रक्त, ब्लड, उसके बीच में जो गैस विनिमय प्रक्रिया होती है, कुप्पिका, यानी कि कुप्पिका को इंग्लिश में एल्वियोली कहते हैं। कुप्पिका और रक्त के बीच होने वाली गैस विनिमय प्रक्रिया, इसको कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कहीं कभी शब्द आ जाते हैं तो फिर दिक्कत ना हो ना। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? सिंपल सा अभी तक अपने दो चीजें पढ़ी, एक तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर क्या अंतर होता है, इसको समझने का प्रयास किया, और फिर मैंने दो टर्म्स आपको लिखाई कि एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है और एक एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है। पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों के बीच में और वातावरण के बीच में जो प्रक्रिया होगी, और एल्वियोली यानी कि एल्वियोली और रक्त के बीच में जो गैस विनिमय प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, सबसे क्लियर हो रहा है? पल्मोनरी किसको इंडिकेट कर रहा है? फेफड़ों को। तो ये फेफड़े और वातावरण के बीच। एल्वियोलर, एल्वियोली यानी कि कुप्पिका, तो कुप्पिका और रक्त के बीच जो होगी वो एल्वियोलर वेंटिलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। बैठा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब अपन को क्या पढ़ना है? श्वसनीय संरचनाएं। इधर अपन नाम लिखेंगे जो भी अपना एनिमल ग्रुप है, जो भी अपना एनिमल ग्रुप है या फिर जो भी जीव है उसका, और इधर अपन लिखेंगे उसके अंदर कौन सी श्वसनीय संरचना पाई जाती है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, कौन सी श्वसनीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई, अब जीव के नाम अपन जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ये तो हो गए नॉन कोडेट्स के। और कोडेट्स के अंदर आपको पता है सबको, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमेलियंस, यही होते फिश, है ना। तो ये जीव होते हैं। अब उनके अंदर अपन देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले मैं बात करूं पोरीफेरा की, पोरीफेरा। उसके बाद में मैं अगर मैं हिंदी में लिख देता हूं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस जिसको अपन कहते हैं चपटे कर्मी, प्लेटिहेल्मिन्थेस को चपटे कर्मी कहते हैं। और एक हो जाएंगे गोल कर्मी यानी कि एस के हेल्मिन्थेस। ये जितने भी जीव है ना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, चपटे कर्मी यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थेस और गोल कर्मी यानी कि एस के हेल्मिन्थेस, राउंड वर्म एंड फ्लैट वर्म्स, इनके अंदर जो श्वसनीय संरचना होगी वो क्या होगी? बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। इतनी तो इंग्लिश आती है। बॉडी सरफेस, ये बॉडी है, बॉडी की सरफेस यानी कि ये जो जीव है, इन जीव की जो बॉडी है उसकी सरफेस से ये श्वसन ले लेते हैं। यानी कि इनके पास कोई स्पेशल पर्टिकुलर श्वसनीय संरचना नहीं होती है। जो इनकी बॉडी है उस बॉडी के सरफेस से ये सांस ले लेते हैं। तो ये अगर आपको दिख जाए कि पोरीफेरा के अंदर श्वसनीय संरचना क्या होती है, या सिलेंट्रेटा में क्या होती है, चपटे कर्मी में क्या होती है, एस के हेल्मिन्थेस में क्या होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना क्या हो जाएगी? बॉडी सरफेस हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एनीलिडा की, एनीलिडा में कौन से जीव आते हैं? जैसे कि आपका अर्थवर्म क्या होता है? केंचुआ। तो इसके अंदर जो हो जाएगी वो हो जाएगी नम त्वचा। क्या हो जाएगी? नम त्वचा। ये नम त्वचा हो जाएगी। उसके बाद में आ जाता है अपन का ऑर्थोपोडा। क्या आ जाता है? ऑर्थोपोडा। अब ऑर्थोपोडा के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। ऑर्थोपोडा के अंदर कई प्रकार के होते हैं। एक तो इसके अंदर आपको मिलेंगे जलीय ऑर्थोपोडा, जलीय ऑर्थोपोडा कौन से होते हैं? एक होता है प्रॉन, एक होता है एस्टेकस, एक होता है प्रॉन और एक होता है एस्टेकस। एक तो ये होंगे। दूसरा अपन को इसके अंदर मिलेगा स्पाइडर और स्कॉर्पियन। स्पाइडर यानी कि मकड़ी, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, प्रोन इसको कहते हैं झींगा, है ना, लिख लो यहाँ पे झींगा। और एक अपन को इसके अंदर मिलेगा लिमुलस, जिसको कहते हैं किंग क्रेब। और एक इसके अंदर मिलेंगे अपन को स्थलीय कीड़े मकोड़े, स्थलीय इंसेक्ट का मतलब समझते हो? कीड़े मकोड़े। इन सब के अंदर अलग अलग संरचना मिलेगी। ऑर्थोपोडा के अंदर एक खास बात यह है कि सबको अलग अलग पढ़ना है। और मेरे को जो लगता है इसके अंदर भी सबसे ज्यादा चांसेस अगर रहता है तो वो ऑर्थोपोडा में से आपको पूछेगा कि इसके अंदर श्वसनीय संरचना क्या है, तो याद रख लोगे? अभी रखवा देते हैं। अगर बात कर रहे हैं जलीय ऑर्थोपोडा की, तो जल के अंदर जो रहते हैं वो सांस किससे लेते हैं? गलफड़ों से। गलफड़ों को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। तो इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा? गिल्स, गलफड़े। इसके अंदर क्या हो जाएगा? गलफड़े। यानी कि जल के अंदर जितने भी ऑर्थोपोडा है उसके अंदर प्रोन यानी कि झींगा, एस्टेकस, ये दो नाम आपको याद रखने। वो ऐसे पूछेगा झींगे के अंदर श्वसनीय संरचनाएं पाई जाती है। ऑप्शन वो चार आपको दे देगा: बॉडी सरफेस, नम त्वचा, गिल्स, लंग्स, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। क्या दोगे? गिल्स। उसके बाद आता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन। इसके अंदर आ जाएगा बुक लंग्स, इसको क्या कहते हैं? पुस्तकी फेफड़े कहते हैं, ऐसा हिंदी में कुछ कहते हैं। बुक लंग्स याद रख लो। लिमुलस जो होता है इसके अंदर आ जाएगा बुक गिल्स। इसके अंदर क्या आ जाएगा? बुक गिल्स। और जो आपका स्थलीय इंसेक्ट है, इसको टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट या स्थलीय इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। ट्रेकिया अपने श्वसन तंत्र का भाग होता ही है, तो इसके अंदर ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। ये ऑर्थोपोडा के संदर्भ में विशेषकर आपको याद रखना है। मेनली ऑर्थोपोडा में चार भाग करने हैं। सबसे पहले जलीय ऑर्थोपोडा के कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोन और एस्टेकस। किससे करेंगे? गिल्स से। उसके बाद में आपकी स्पाइडर और स्कॉर्पियन यानी कि मकड़ी और बिच्छू, इसमें बुक लंग्स हो जाएगा। लिमुलस जिसको किंग क्रेब भी कहते हैं, इसमें बुक गिल्स हो जाएगा। और उसके बाद स्थलीय इंसेक्ट या टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा? आपका ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम हो जाएगा। बाकी एनीलिडा के अंदर नम त्वचा और ऊपर वाले चारों के चारों पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस के हेल्मिन्थेस बॉडी सरफेस से करेंगे। कोई स्पेशल संरचना इसमें नहीं होती है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ो, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब अपन बात करेंगे मोलस्का की, है ना। अब अपना क्या बचा है? एक तो मोलस्का बचा हुआ है, एक बचा हुआ है इकाई नोडर्मेटा।
और फिर बचेंगे कोर्डेटा के जीव। तो मोलस्का के अंदर भी जलीय मोलस्क है ना, एक तो जलीय जो मोलस्क होंगे, नाम याद नहीं रखना कौन कौन से, एक तो जलीय मोलस्क और एक हो जाएंगे स्थलीय मोलस्क। अब जलीय के अंदर क्या होगा, गिल्स होगा, लेकिन इसके अंदर जो गिल्स होते हैं इसको नाम दे देते हैं टिनिडिया। क्या नाम दे देते हैं, टिनिडिया। ये स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा टिनिडिया। और स्थलीय मोलस्क जो हो जाएंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सेक, पल्मोनरी सेक, जिसको कहते हैं फुफ्फुस कोश। सेक मतलब क्या होता है, कोश, और पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस कोश। ठीक है, फुफ्फुस कोश लिख लो, फुफ्फुस कोश। क्लियर, चलो मोलस्क हो गया। अब अपना बात आता है इकाइनोडर्मेटा की। सारी डंगी बढ़ा लेना और इससे सवाल आएंगे। इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है नालपाद, इसमें होती है नालपाद, इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब फिट, ट्यूब फिट। ठीक है, चलो अब ये हो गया यहां तक बात किसकी, नॉन कोडेटा की। अब अपन बात करेंगे किसकी, कोडेटा की। कोडेटा में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फिश की, मछलियों की। और मछलियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, गिल्स, गलफड़े। मछलियों के अंदर क्या हो जाएंगे, गलफड़े, गिल्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करूं तो गिल्स के बाद फिर नंबर आता है एम्फीबियंस की, उभयचर का। एम्फीबियंस को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयचर। कोई दिक्कत तो नहीं है, फिश को मछली कहते हैं कि ऐसा कमेंट करोगे सर इंग्लिश में पढ़ा दिया। एम्फीबियंस के अंदर थोड़ा सा लोचा है, फिश के अंदर नॉर्मल गिल्स हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एम्फीबियंस में स्किन से भी हो सकता है, गिल से भी हो सकता है। मतलब अगर ये एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर, जो जल के अंदर भी रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं। तो अगर ये जल के अंदर है तो गिल से करेंगे, बाहर है तो स्किन से करेंगे, और कभी कभी ये बक्कल केविटी से भी कर लेते हैं, बक्कल केविटी। ठीक है, क्लियर। अब फिश, एम्फीबियंस, उसके बाद क्या बचा, एक तो बचा रेप्टाइल्स जिसको हिंदी में कहते हैं सरीसृप, एक बचा है एवीज जिसको कहते हैं पक्षी वर्ग, और एक बचा है मैमेलिया जिसको कहते हैं स्तनधारी। इनके अंदर होता है लंग्स। क्या होते हैं, लंग्स, फेफड़े। ये आपको ध्यान में रखना है, रख लोगे, ये सारणी ध्यान में रख लोगे कि नहीं रख पाओगे। सिंपल सी सारणी है, कोई ऐसी है ही नहीं कि हमें समझ में नहीं आई सर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो सर, ले लिया, मिटा दो इसको। चलो, श्वसनीय संरचना आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आया सर, कि कौन से जीव के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, ये हम समझ गए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अपन नॉन कोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कोडेटा के अंदर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनीलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। फिर कोडेटा के अंदर फिश है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमेलिया। ऐसे याद रख लोगे। फिर एक एक करके याद रखना कि भाई सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्केल्मिन्थस। ये जो ऊपर वाले 5 है, टिनोफोरा एक छोटा संघ है, उसके बारे में जनरली बात नहीं करते। तो ऊपर वाले जो 5 संघ है उसके अंदर तो कोई श्वसनीय संरचना ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर श्वसन किससे होगा, बॉडी सरफेस से। उसके अंदर किससे होगा, बॉडी सरफेस से। एलएसओ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, पांचों के अंदर बॉडी सरफेस। उसके बाद में आता है एनीलिडा। एनीलिडा के अंदर मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल याद रख लेना, अर्थवर्म, केंचुआ। तो उसके अंदर किससे होगा, नम त्वचा, क्यूटेनियस स्किन से होगा, नम त्वचा से। ठीक है, एनीलिडा के बाद में आता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर मैंने बता दिया आपको 4 आपको भाग बांटने हैं, एक जलीय ऑर्थोपोडा, एक स्थलीय ऑर्थोपोडा जिसके अंदर स्थलीय इंसेक्ट आ जाएंगे, एक स्पाइडर और स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू और मकड़ी, और एक आपका लिम्बुलस। जलीय ऑर्थोपोड्स कौन से हो जाएंगे, प्रोन और एस्टिकस हो जाएंगे, झींगा और एस्टिकस। तो इसके अंदर जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे गिल्स, भाई जल के अंदर है तो गिल्स। फिर आपका आ जाता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन, तो उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, बुक, लंग्स हो जाएगा। और फिर लिम्बुलस के अंदर क्या हो जाएगा, बुक, गिल्स। और सबसे लास्ट में जो इंसेक्ट है, कीड़ों मकोड़े, उसमें ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम।
फिर मैंने कहा हम बात करते हैं मोलस्का की। मोलस्का के अंदर भी दो है, एक जलीय मोलस, एक स्थलीय मोलस। जल के अंदर रहते हैं तो गिल्स तो हो गई, जिसको क्लस्टर ऑफ गिल्स अपन कहते हैं, लेकिन उसका स्पेशल नाम है टिनिडिया। क्या है? टिनिडिया। तो वो टिनिडिया हो जाएगा। और जो स्थलीय मोलस्क है उसके अंदर पल्मोनरी सेक या फुफ्फुसीय कोष हो जाएंगे। उसके बाद में बात आई इकाइनोडर्मेटा की, तो उसके अंदर ट्यूबफिट हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करें कोर्डेटा की, तो कोर्डेटा के अंदर जो फिश है उसके अंदर तो हो जाएगा गिल्स, और जो रेप्टाइल्स, एविज और मैमेलिया है उनके अंदर हो जाएगा लंग्स। सिर्फ बचा एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर गिल्स भी हो सकता है और स्किन भी हो सकता है, क्योंकि ये धरती पे भी रहता है, जल में भी रहता है। ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल समझ में आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। अब इसका मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का, फिर अपन इस डायग्राम को लेबलिंग करेंगे, फिर अपन को एक एक के भाग के बारे में पढ़ना है। ठीक है। चलो दोस्तों, डायग्राम बना के तैयार कर दिया मैंने आपके सामने, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब अपन इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या है, पूरा मनुष्य का श्वसन तंत्र जो भी आपको दिख रहा है, इसी में मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। पहले ये डायग्राम देख लो अच्छे से। अच्छा बना है नहीं बना है वो तो छोड़ो, आप जैसा भी बना है मेरे वैसा ही बनाना आता है, आपको पता है। लेकिन इस डायग्राम से मैं आपकी एक एक चीज ऐसी क्लियर कर दूंगा, पूछना मत बस। ठीक है। आप भी बना लो पहले, बनाना चाहो तो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब जो है सबसे पहले जो है आपको ये पता है कि जो मानव श्वसन तंत्र होता है उसके भाग कितने हैं। कितने भाग हैं? एक होता है नासाद्वार, एक होता है नासा गुहा, एक होती है ग्रसनी, फिर आती है श्वास नली जिसको अपन कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। फिर आती है ब्रोंकी, फिर आती है ब्रोंक्योल्स, फिर आती है एल्वियोली। ये साइड में देख लो, ये इतने प्रकार हो जाएंगे, मतलब भाग हो जाएंगे। ये मानव श्वसन तंत्र के ये भाग है। ये मैं अभी आपको फिर से लिखाऊंगा, लेकिन कहीं साइड में आप लिख लो, ये मानव श्वसन तंत्र के भाग है। अब इन्हीं भाग को एक एक करके देखना है कि कौन सा भाग कहाँ पे है। ठीक है। चलो, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। अब आप लिख लो, एक साइड में लिख लो, आपके पास लिख ली। चलो, मुझे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, और भी बहुत सारी चीजें, इसलिए मिटा रहा हूँ। अब सबसे पहले जो है, जहां से अपन सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसे कहते हैं नासाद्वार। और नासाद्वार जो है वो आप समझ गए होंगे। नासाद्वार क्या है? ये दो छिद्र जो आपको दिख रहे हैं, इसे कहते हैं नासाद्वार। यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, ये आपका नाक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? नासाद्वार। ये आपके क्या हो जाएंगे? नासाद्वार। नासाद्वार से आगे वाला ये जो पार्ट्स है, ये वाला, ये पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा? नासा गुहा। ये पार्ट्स क्या हो जाएगा? नासा गुहा। नासा गुहा से आगे वाला ये जो पार्ट है, ये होता है ग्रसनी। ये क्या होता है? ग्रसनी, जिसको अपन कहते हैं फेरिंक्स। इतनी बातें क्लियर है। सबसे पहले नासाद्वार। आज अपन क्या कर रहे हैं? अपन मनुष्य का श्वसन तंत्र की संरचना देख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नींद आ जाती है। ठीक है। क्या देख रहे हैं? मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना देख रहे हैं कि कैसा है श्वसन तंत्र, क्या क्या चीजें हैं अंदर। आंखें खोलो। सबसे पहले नासाद्वार, फिर नासाद्वार से आगे ये वाला जो भाग है, ये इसे कहते हैं नेजल कैविटी, नासा गुहा। नासा गुहा के बाद और मुख गुहा के बाद एक कॉमन पाइप होता है। नासा गुहा के बाद और मुख गुहा के बाद, आपने आहार नाल में पढ़ा मुख और मुख गुहा, उसी प्रकार नासाद्वार, नासा गुहा, और उसके बाद इन दोनों के लिए, नासा गुहा के लिए भी और मुख गुहा के लिए भी एक कॉमन यहाँ पे पाइप होता है, उसको अपन कहते हैं ग्रसनी फेरिंक्स। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ये भोजन और श्वसन दोनों के लिए उपनिष्ठ होता है, तो ये पार्ट भी यहाँ पे ग्रसनी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ग्रसनी के बाद जो है, ये ग्रसनी आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक होती है फूड पाइप, ये अपना हो जाएगा फूड पाइप। ये क्या हो जाता है? फूड पाइप, जिसको अपन ओइसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी के बाद ग्रसिका आई, वही ग्रसिका है ये। और एक जो है ये वाला जो पार्ट है, इधर जो बंट जाती है, इसको अपन कह देते हैं विंड पाइप। इसको क्या कह देते हैं? विंड पाइप। और इसको कहते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया।
ये हो जाएगा अपना ट्रेकिया, और इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं श्वास नली, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब श्वास नली। धीरे धीरे समझ में आए, एक एक चीज समझ में आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई ग्रसनी जो है ये उभयनिष्ठ होती है, जहां से भोजन भी आता है, जहां से वायु भी आती है। लेकिन क्या हमेशा के लिए उभयनिष्ठ होगी? नहीं, एक समय तक उभयनिष्ठ होगी, उसके बाद भोजन का एक अलग डायरेक्शन होगा, श्वास का, हवा का एक अलग डायरेक्शन होगा। तो यहां से ग्रसनी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक फूड पाइप यानी कि ग्रसिका और एक विंड पाइप जिसको ट्रेकिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पे इस आगे से इस रास्ते पे अपन चल चुके हैं, पाचन तंत्र पे चलिए। अपन आज इस रास्ते पे नहीं जाने वाले, इस पे अपन घुमाए, अपन को आज जाना है इस रास्ते पे। यहाँ पे क्या क्या है ये देखना है। आज अपना रूट दूसरा है। आज अपन कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ये वाले हम देख चुके हैं। तो ये इससे आगे वाला जो भाग है इसको कहते हैं विंड पाइप या ट्रेकिया। इतनी बात समझ आई? अब ये जो ट्रेकिया या श्वास नली है ये आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है, और ये जो दो भाग है इनको कहते हैं ब्रोंकी। इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब फाइनली आगे और विभाजित हो जाती है तो इसको नाम अपन क्या दे देते हैं? इस साइड में लिख देते हैं। ये हो गई आपकी ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब आगे विभाजित हो जाती है और, तो इसको अपन नाम दे देते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे ये जो गुब्बारे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है ये हो जाएगी एल्वियोली। ये क्या हो जाएगी? एल्वियोली। हिंदी में बात करूं, कुप्पिका। ठीक बात है? क्या सारे के सारे पार्ट्स जो मैंने यहां पे लिखे वो आगे या नहीं आए? नासाद्वार, नासागुआ, ग्रसनी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली, ये श्वसन तंत्र के भाग अपन को समझ में आ गए कि सबसे पहले नासाद्वार, नासाद्वार से आगे का पार्ट नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से आगे होता है ग्रसनी जो कि मुख गुहा और नासागुहा दोनों के लिए विन्यस्त होता है। ग्रसनी आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक फूड पाइप में, एक विंड पाइप में। विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं, फूड पाइप को ग्रसिका कहते हैं, वो अपन को नहीं देखना। फूड पाइप यानी कि ट्रेकिया यानी कि श्वास नली आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसको अपन ब्रोंकाई कहेंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं श्वसनी। श्वास नली के बाद ये श्वसनी, और श्वसनी आगे जाके ब्रोंक्यूल्स और अधिक शाखाओं में बढ़ जाती है ब्रोंक्यूल्स, और इसका जो अंतिम भाग है जो गुब्बारे नुमा संरचना है वो आपकी कुप्पिका हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? चलो अब हमें ये देखना है कि ये दोनों जो दिख रहे हैं ये क्या है? इतना तो समझदार हो। ये जो दोनों दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? आपके लंग्स। ये क्या हो जाएंगे? फेफड़े। ये आपका लेफ्ट लंग, ये आपका राइट लंग। मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा राइट लंग, ये मेरा लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये लंग्स हो जाएंगे। अब लंग्स के अंदर जो है यहाँ पे ये यहाँ पे क्या पाई जाती है? खांच पाई जाती है, जिसके अंदर ये अपना क्या है? हार्ट, हृदय। ये यहाँ पे फेफड़ों के अंदर धंसा रहता है। कौन से फेफड़े के अंदर धंसा रहता है? लेफ्ट लंग में। ये लेफ्ट लंग है, ये मेरा कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग के अंदर ये हार्ट धंसा रहता है। ठीक है, चलो ये नीचे वाला ये क्या है? डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है, ये इसके नीचे डायफ्राम। ये फेफड़े के ऊपर जो आवरण है, इसके ऊपर वाली जो आवरण है ये वाली, इसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ऊपर वाली को कहते हैं पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली को कहते हैं विसरल प्लूरा। यानी कि फेफड़ों के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। फेफड़ों के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या कहा जाते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये जो श्वास नली के ऊपर ये जो चीजें आपको दिख रही है ये क्या है? सी आकृति के उपास्थिल छल्ले। ये क्या है? सी आकृति के उपास्थिल छल्ले। उपास्थिल यानी कि कार्टिलेज से बने जो इस ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। और ये जो चीज आपको दिख रही है ये वाली, ये हो जाएगा आपका एपिग्लोटिस। ये क्या हो जाएगा आपका? एपिग्लोटिस। इसको कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, एपिग्लोटिस।
ग्लोटिस। और इस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है ये भी अपन समझ चुके हैं कि ये सामान्य अवस्था में जो आपका फूड पाइप होता है उसको ढक के रखता है, लेकिन जब अपन भोजन निगलते हैं तो उस समय ये विंड पाइप को ढक देता है ताकि जो भोजन है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में न जा पाए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये हमारा पूरा मनुष्य का श्वसन तंत्र है और ये इसकी लेबलिंग है जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई कि नहीं आई बताओ? एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, ईमानदारी से आप ध्यान लगा के सुनना। सबसे पहले नासा द्वार, नासा द्वार से आगे नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी, उससे आगे ग्रसनी, ग्रसनी आगे दो पाइपों में डिवाइड होगी। ये फूड पाइप हमें नहीं पढ़ना, आज हमें पढ़ना है ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। श्वास नली जब दो भागों में विभाजित होती है तो उसे कहते हैं श्वसनी और श्वसनी या ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब फाइनली और डिवाइड हो जाती है तो उसको अपन ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के आगे जो ये गुब्बारे नुमा संरचना दिखाई दे रही है ये एल्वियोली, और उसके बाद में ये दो फेफड़े हैं। इन दो फेफड़ों के नीचे ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये डायफ्राम, और ये जो आपका लेफ्ट लंग है, ये लेफ्ट लंग जो है इसके अंदर आपका कार्डियक नोच पाई जाती है। तो सवाल आ सकता है कार्डियक नोच किस में पाई जाती है? लेफ्ट लंग में, जहां पे हृदय थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है। और ये जो पूरा हृदय है ये कवरिंग इस पे नहीं होती, इस पे भी होती है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये सोच लेंगे कि कवरिंग सिर्फ इसके ऊपर है मेम्ब्रेन की, नहीं इसके ऊपर भी है, मैंने बनाई नहीं, थोड़ा सा क्या आलसी हो जाते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक चीजें आपको बताता हूँ, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। इतनी चीजें आप लिख लो बेटा, इसको बेटा चल। डायग्राम आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं आपको, है ना, इतना तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब अपन क्या देखते हैं, देखो भाग कितने हुए आपको पता चल गया कि भाई इसके अंदर जो भाग हुए वो एक तो हो गया नासा द्वार, एक होगी नासा गुहा, एक हमारी होगी ग्रसनी, एक हमारा हो गया ट्रेकिया, एक हमारी होगी ब्रोंकाई, एक हमारे हो गए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और एक हमारा हो गया एल्वियोली। इसको हिंदी में कहते हैं कुप्पिका, इसको कहते हैं श्वसनी, इसको कहते हैं श्वास नली, और ये हो गया आपका फेरिक्स नेजल कैविटी और नासा द्वार। ठीक है, तो यहां देख लो, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है इसको अपन कहते हैं कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन यानी कि चालन क्षेत्र। ये क्या होता है क्षेत्र, ये क्या क्षेत्र होता है, और ये जो क्षेत्र है कंडक्टिंग जोन के बाद ये जो एल्वियोली है इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। यानी कि जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो भाग है, एक तो हो जाएगा आपका कंडक्टिंग जोन और एक हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी जोन। ध्यान से समझना, चीजें एक एक आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कहा जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसके दो भाग है, एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन कौन सा है? नासा द्वार से लेकर के ब्रोंक्यूल्स तक का जो भाग है वो कंडक्टिंग जोन के अंदर आता है, और केवल एल्वियोली जो वाला पार्ट है वो आपका रेस्पिरेटरी जोन में आता है। इसका क्या मतलब हुआ? कंडक्टिंग जोन वह होता है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया होती है। यहां पे कंडक्टिंग जोन में क्या होगा? वायु का फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब समझते हो, फिल्टर करना, है ना, वायु को नम बनाना। ये सारे के सारे काम कहां पे होते हैं? सारे के सारे काम होते हैं कंडक्टिंग जोन, और ये यहां नासा द्वार से लेकर के ब्रोंकियस तक का काम। रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है? ये होता है एक्चुअल गैस एक्सचेंज साइट। वास्तव में जो गैस विनिमय की प्रक्रिया होती है वो यहां पे होती है एल्वियोली में। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आपको यहां पे सबसे पहले देखनी, समझ आ गया? चल अब मिटा सकता हूं इसको, मैं मिटा सकता हूं। चल अब नासा द्वार क्या काम करेगा? अब अपन एक एक करके देखते हैं। नासा द्वार क्या काम करेगा? भाई अंदर इनहेल एक्सहेल करना, कुछ पढ़ना ही नहीं है। दूसरी बात आती है नासा गुहा।
नासा गुहा के बारे में जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो सुनो। सबसे पहले जो नासा गुहा होती है ना, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। सिनेडेरियन मेम्ब्रेन, सिनेडेरियन मेम्ब्रेन के पास एक ग्रंथि पाई जाती है, बोमेन ग्रंथि, से श्लेष्मा का स्रावन होता है। इससे क्या स्रावन होता है? श्लेष्मा, म्यूकस, म्यूकस का स्रावन होता है, जो वायु को नम बनाती है। काम समझ में आ गया? बहुत आसान सा है, सीधी सी बात है। नासा गुहा के अंदर एक बोमेन ग्लैंड पाई जाती है और उस बोमेन ग्लैंड से म्यूकस स्रावित होता है, श्लेष्म स्रावित होता है, एक चिपचिपा तरल। आप अभी अपनी उंगली डाल के चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एक चिपचिपा तरल होता है, वो चिपचिपा तरल जो है वो होता है आपका म्यूकस, और उसका काम क्या है? जो हवा अपन ने अंदर ली उस हवा को नम बनाना, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। ये काम किसका हो गया? म्यूकस। इसी नासा गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, रोम या बाल। ये क्या करते हैं? वायु में से धूल कणों को हटाना, ये इसका काम, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे आपके छोटे छोटे बाल। यानी कि नासा गुहा में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक इसके अंदर जो बोमेन ग्लैंड से म्यूकस स्रावित होता है वो वायु को नम बनाता है, और दूसरा इसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो कि हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। क्योंकि जो हवा सीधे अपन अंदर लेते हैं उसमें बहुत सारे धूल के कण होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे रोग कारक होते हैं जो सीधे जाके बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो उनमें से वो पैथोजन हमारे शरीर में जाने से पहले ही उनको रोक लेना, ये काम होते हैं छोटे छोटे बाल जो हमारे नाक के अंदर पाए जाते हैं, जो आप समझ रहे थे कोई काम के नहीं, इतने काम के। ठीक है, तो ये नासा गुहा का काम हो गया। नासा द्वार का कोई काम नहीं, नासा गुहा का काम समझ आ गया। ग्रसनी क्या होती है सबको पता है, कुछ नहीं, ओनली क्या करना है? आगे पास करना है, हवा और भोजन दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रेकिया। उसके बाद में क्या आता है? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया अपन देखते हैं, अब अपन क्या देखते हैं? ट्रेकिया देखते हैं। ठीक है बेटा, इसको ट्रेकिया, ट्रेकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नली। ये एक लंबा नलिकाकार भाग है जिसमें सी आकृति के उपास्तिल छल्ले पाए जाते हैं। जो ब्रोंकियोल्स तक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण क्या है? ताकि पाइप चिपके ना, पाइप चिपक न जाए। भाई जब हवा नहीं होगी तो पाइप तो चिप जाएगा ना, तो इसलिए उसमें सी आकृति के उपास्तिल छल्ले होते हैं जो इसको फुला के रखते हैं, तो इसलिए सी आकृति के उपास्तिल छल्ले इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? उपास्तिल छल्ले। ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बने होते हैं? हाइलिन उपास्थि से निर्मित। है ना, उपास्थि छल्ले जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया, और ट्रेकिया आगे विभाजित होता है ब्रोंकियोल्स में। ये ट्रेकिया है और ये क्या है? ब्रोंकाई। ट्रेकिया ब्रोंकाई में कहां पे विभाजित होता है ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ वक्ष्य कशेरुकी स्थल पर। यह सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि जो
ट्रेकिया होता है वो ब्रोंकाई में कहाँ पे विभाजित होता है, तो फिफ्थ वक्षीय कशेरुकी स्तर पर विभाजित हो जाता है। ठीक है, जब अपन ये पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे कौन कौन से प्रकार की कोटेट जो ये होती है कशेरुकी, है ना। तो ये वक्षीय कशेरुकी जो होती है थोरेसिक, उसकी 5वीं थोरेसिक पे ये ब्रोंकाई के अंदर विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है। अब क्या देखना है आपको, अब एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि फेफड़ों के चारों ओर, फेफड़ों के चारों ओर उपस्थित आवरण, चारों ओर उपस्थित आवरण प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाता है। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पैराइटल और एक होती है विसरल। पैराइटल यानी कि परिधीय और विसरल यानी कि अंतरंगी, अंदर की तरफ, ये दो होती है, पैराइटल बाहर की तरफ, विसरल अंदर की तरफ। तो फेफड़ों के ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, अपन को गलत करना नहीं है क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर। अब अपन को एक चीज और पढ़नी है, लैरिक्स, है ना, ये मैं बेटा। अब अपन को क्या पढ़ना है, लैरिक्स, लैरिक्स जिसको कहते हैं साउंड बॉक्स, ध्वनि उत्पादक यंत्र, ध्वनि उत्पादक यंत्र, लैरिक्स। क्या होता है लैरिक्स, लैरिक्स जो होते हैं, यानी कि कुल मिला के नाम से सब पता चल रहा है कि ये हमारे अंदर जो ध्वनि उत्पादन का काम करेंगे उस संरचना को लैरिक्स कहते हैं। तो सवाल आ सकता है कि मनुष्य में ध्वनि उत्पादक संरचना होती है लैरिक्स, मनुष्य में ध्वनि उत्पादक संरचना कौन सी होती है, लैरिक्स। ये आपके कंडक्टिंग जोन का ही भाग होता है, लैरिक्स जो है ये कंडक्टिंग जोन का ही भाग होता है। ऐसा भी सवाल आ सकता है, किसका भाग है, कंडक्टिंग जोन का। ये किससे बना होता है, उपास्थ्यों से निर्मित है, ये 9 उपास्थ्यों से निर्मित होता है। उपास्थि, उपास्थि को इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज, 9 उपास्थ्यों से निर्मित होता है। अब वो 9 उपास्थ्या कौन सी है वो सुनो, एक इसके अंदर हो जाएगा थायराइड, थायराइड, एक इसके अंदर थायराइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट। देखो नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉर्निफॉर्म, क्यूनिक्यूलेट, एरेथेनोइड। इधर हो जाएगा थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। ये तो होती है सिंगल और ये होती है पेयर में, पेयर का मतलब जोड़ी में। तो सिंगल होगी तो 3 ये हो गई और ये जोड़ी में होगी तो 3 × 2 6, टोटल कितनी हो गई 9। मैंने क्या कहा 9 उपास्थ्यों से बनी होती है, तो ये टोटल 9 उपास्थ्यों से निर्मित होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लैरिक्स क्या है, ये मनुष्य के अंदर ध्वनि उत्पादक संरचना है जो उपास्थ्यों से बनी होती है, 9 उपास्थ्यों से बनी होती है, जिसमें टोटल 9 उपास्थ्यों के नाम आपको याद रखने हैं, थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस, ये 3 हो गई सिंगल सिंगल, और उसके बाद क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट और एरेथेनोइड, ये हो जाएगी डबल डबल, जिससे टोटल कितनी हो जाएगी 9 उपास्थ्यों से ये आपका बना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब लैरिक्स जो होता है इसमें, किसमें, लैरिक्स में, लैरिक्स में 2 जोड़ी वोकल कोड पाए जाते हैं। कितने, 2 जोड़ी वोकल कोड यानी कि स्वर रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, जो ध्वनि उत्पादन का काम करेंगे, जो ध्वनि उत्पादन का काम करते हैं। अब ये जो वोकल कोड स्वर रज्जु है ना, ये नर के अंदर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों, टेस्टोस्टेरोन स्रावन के कारण। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है
टेस्टोस्टेरोन के कारण नर के अंदर ये मोटे हो जाते हैं, जिससे नर के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो क्या होगी, कम तारतु की ध्वनि उत्पन्न होगी, कम तारतु की। जबकि मादा के अंदर क्या होगी, मादा के अंदर ये पतले होंगे, जिससे अधिक तारतु की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए महिला जब बोलती है ना तो उसकी तीखी आवाज होती है ना, लेकिन जो पुरुष बोलते हैं उसकी आवाज क्या होती है, भारी भारी सी आवाज होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड हो गए वो बड़े हो गए। क्यों मोटे हो गए, क्यों, उसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से वोकल कॉर्ड मोटे हो गए। वोकल कॉर्ड मोटे होने की वजह से जो ध्वनि का तारतम्य है वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि ध्वनि के अंदर जो है वो ज़्यादापन आ गया। ठीक है, तो ये आपको लैरिंक्स भी याद रखना है। ठीक है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स। अब अपन को पढ़ना है एल्वियोली। अब अपन को क्या पढ़ना है, एल्वियोली, कुप्पी का। बेटा इसको चल एक एक करके अपने सारा ही पढ़ लिया। अब अपन को एल्वियोली पढ़ना है, कुप्पी का। कुप्पी का, कुप्पी का क्या होती है, क्या होती है कुप्पी का, गुब्बारे नुमा संरचना। अपन ने पहले ही कहा था गुब्बारे नुमा संरचना, गुब्बारे नुमा संरचना। जो वास्तव में गैस एक्सचेंज जहां पे होता है ना वो कुप्पिका के अंदर होती है। गुब्बारे नुमा संरचना जो वास्तविक गैस विनिमय प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, दोनों फेफड़ों में लगभग 600 मिलियन कुप्पिका होती है। कितनी होती है, 600 मिलियन कुप्पिकाएं होती है। एक फेफड़े में कितनी हो जाएगी, 300 मिलियन, है ना। तो दोनों फेफड़े मिला करके 600 मिलियन कुप्पिका यहाँ पे पाई जाती है। कुप्पिका की जो आंतरिक वृत्ति होती है ना, कुप्पिका की आंतरिक वृत्ति में सरल सल्की उपकला पाया जाता है। कौन सा, सरल सल्की उपकला अब तक पाया जाता है, सरल सल्की। तो ये तीन बात कुप्पिका के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पहले ये गुब्बारेनुमा संरचना है जो वास्तव में गैस एक्सचेंज साइट है। दूसरी कुप्पिका जो होती है उसकी आंतरिक भित्ति जो होती है वो सरल सल्की उपकला से बनी होती है और दोनों फेफड़ों मिलाकर के 600 मिलियन कुप्पिकाएं पाई जाती है। ठीक है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है कुप्पिका। फेफड़ों की आपसे पूछने क्रियात्मक इकाई क्या है, तो फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है कुप्पिका। ठीक है, अरे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कुप्पिका होती है। क्लियर है, क्लियर है। आपसे पूछ ले फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कुप्पिका। कुप्पिका की आंतरिक भित्ति के अंदर कौन सा उपकला, सरल सल्की उपकला। कैसी संरचना, गुब्बारे। ओके, ये अपना श्वसन तंत्र हुआ कंप्लीट, यानी कि संरचना कंप्लीट होगी। अब एक छोटी सी चीज मैं 5 मिनट और बता दूं आपको, वो तो और बताऊं, बता दो, बता दो, चलो ठीक है। क्या बताऊंगा, नाम सुना है आपने, वक्ष्य पिंजरा, थोरेसिक चैम्बर सुना है, वक्ष्य पिंजरा या थोरेसिक चैम्बर, इंग्लिश में कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। ये क्या होता है, वक्ष्य पिंजरा या थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, यानी कि ये जो भाग है ना, ये अब पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर हो तो ये जो भाग है ना, ये क्या होता है, वक्ष्य पिंजरा या थोरेसिक चैम्बर। ये क्या होता है, इसके अंदर 4 चीजें होती है। वक्ष्य पिंजरा या थोरेसिक चैम्बर में 4 चीजें होती है। एक होता है स्टर्नम, स्टर्नम क्या है, हड्डी है, हड्डी है। एक होती है रिब्स, रिब्स क्या होती है, पसलियां। एक इसमें होता है कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम, कशेरुक दंड, और एक इसमें होता है डायफ्राम। ये होता है। अब यहां पे देखो, स्टर्नम स्टर्नम ये इसका निर्माण करेगी। 1 मिनट ध्यान से सुनो, सामने फोकस। 4 चीजें मिलकर के थोरेसिक चैम्बर का निर्माण करती है, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड और डायफ्राम।
सबसे पहले यहाँ पे ये जो हड्डी आपकी दिखाई दे रही है बीचों बीच, ठीक यहाँ से, ये यहाँ पे हड्डी नहीं है, मैं सीध बना रहा हूँ, कहते हैं ना सीध बना। तो यहाँ ये जो हड्डी है ना, ये जो बीचों बीच जो हड्डी है आपकी, वो होती है स्टर्नम। उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम। और आपके पीछे एक हड्डी आपको चुभ रही होगी, ऐसे करो, एकदम बीचों बीच, है ना, जो आपके पीछे वाले भाग को दो भागों में विभाजित करती है, उसे कहते हैं कशेरुकदंड। तो आगे तो ये और पीछे वो, और अब वहां से यहां तक ये जुड़ी हुई है क्या? रिब्स। भाई इधर तो स्टर्नम से जुड़ गई और पीछे कशेरुकदंड से, ये यहाँ पे पसलियां जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? रिब्स जुड़ी हुई है, पसलियां जुड़ी हुई है, 12 जोड़ी रिब्स अपने अंदर पाई जाती है। तो ये रिब्स, और इसके नीचे ये जो भाग है ना, इस टाइप का भाग, इस तरह की संरचना, ये है ना, नीचे जस्ट इसके नीचे है, तो वो होता है डायफ्राम। तो ये चारों मिलकर के डायफ्राम, तो ये नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ स्थित होता है। ये स्टर्नम अदर भाग में, यानी कि सामने की तरफ, और ये होता है पार्श्व भाग में। पार्श्व क्या होता है? आधे पाए, है ना। और कशेरुकदंड ये क्या हो जाएगा? पृष्ठीय भाग में। पृष्ठीय भाग का मतलब पीछे की तरफ। इस प्रकार अपना क्या हो जाता है? वक्ष पिंजरा बन जाता है, थोरेसिक चैम्बर बन जाता है। समझ में आएगी? नहीं है, सामने स्टर्नम, पीछे वर्टिकल कॉलम, जुड़वी कौन है? रिब्स, और सबसे नीचे डायफ्राम। ये पूरा जो मिलकर के वक्ष पिंजरा का निर्माण करते हैं। और ये वक्ष पिंजरा अपना काम आएगा कल। क्यों आएगा काम कल? क्योंकि कल अपन पढ़ेंगे शवातन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, अंत्य श्वसन कैसे होता है, उच्चवसन कैसे होता है। तो उस समय अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे डायफ्राम फैलता है, कैसे डायफ्राम सिकुड़ता है, कैसे ऊपर उठता है, कैसे नीचे जाता है, ये सारी चीज। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, 2 मिनट का टाइम लूंगा, गुस्सा मत करना प्लीज मेरे ऊपर, आपके लिए, भलाई के लिए हो रहा है। पढ़ा तो सर, आप तो वैसे ही पढ़ाओगे पूछ के, क्या मतलब है। चलो अब अपन 1-2 मिनट का, बस 2 मिनट का ही काम है, अपन पढ़ लेते हैं इंटरकोस्टल मसल। हिंदी में लिख देता हूं पहले, अंतर परशुका पेशियां, और इंग्लिश में लिख देता हूं इंटरकोस्टल मसल। ये क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? सुनो ध्यान से। पसलियां है आपके, सबके रिब्स है। रिब्स कहाँ है? ये इधर इस साइड में हाथ लगा वैसे, है ना, है रिब्स। यहाँ पे 2 रिब्स है ना, 2 रिब्स, मतलब एक रिब्स इधर, एक उसके जस्ट ऊपर वाली, 2 कंटिन्यू जो रिब्स है, उसके बीच में गैप है, उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। उसको क्या कहते हैं? अंतर परशुका अवकाश। और उस इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल्स पाई जाएगी वो इंटरकोस्टल मसल हो जाएगी। ठीक है, तो 2 निकटवर्ती रिब्स के बीच का जो स्थान होता है, रिब्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है? इंटरकोस्टल स्पेस कहलाता है। और इसमें जो पेशियां है, इसमें उपस्थित पेशियां इंटरकोस्टल मसल कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरकोस्टल मसल कहलाती है। अब ये इंटरकोस्टल मसल भी 2 प्रकार की है। एक हो जाएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये इतना बड़ा नाम लेके डरना मत भाई, सिंपल सा नाम है, इंटरकोस्टल मसल आपको पता है। अब ये 2 प्रकार की, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, तो दूसरी हो जाएगी इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कैसे भाई? ये जैसे ये रिब्स है, एक दो हो गई। अब यहाँ पे इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे क्या होगी? जैसे ये, तो ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल। अब ये अगर अंदर की तरफ है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ये अगर बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इतनी सी बात है भाई। 2 निकटवर्ती जो रिब्स है, मान लो ये एक रिब्स, ये दूसरी रिब्स, इसके बीच का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? इंटरकोस्टल स्पेस। और इसके अंदर जो रिब्स पाई जाती है, जो मसल्स पाई जाती है, उसको क्या कहेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल अगर अंदर की तरफ है तो इंटरनल, और बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल। इतना सा बात याद रखना है। अब ये जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये सामान्य स्वातन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ये सामान्य जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसमें भाग लेती है। जबकि ये कब काम आती है?
ये काम आती है बलपूर्वक उच्च वसन। ये क्या होता है बलपूर्वक उच्च वसन, अभी आपको समझ आ जाएगा। बलपूर्वक उच्च वसन के दौरान काम आती है। उच्च वसन का मतलब क्या होता है, एक्सेल करना यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, और बलपूर्वक यानी कि पूरा दम लगा के सांस को बाहर छोड़ देना, उस समय आपकी इंटरकोस्टल मसल्स काम आती है। ठीक है, तो ये दोनों के काम हो गए। अब ये इंटरकोस्टल मसल भी कल अपन काम आएगी। एक तो इंटरकोस्टल मसल और एक थोरेसिक चैम्बर, ये दोनों जो मैंने लास्ट में पढ़े हैं ना, ये कल अपन के काम आएंगे जब अपन समातन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लेना। कल की क्लास अगर आपको समझ आनी है, आप चाहते हो कि समझ में आए, तो ये आज की क्लास आपके लिए एकदम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आज अपन इतना ही देखते हैं और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आपके कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ते रहो। बाकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो माजिस्ट्रा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको नॉमिनल प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बेहतरीन टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन विद क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर। ठीक है, तो एक बार जाके आप जरूर देख सकते हैं, डेमो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।